आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में भारतीय विज्ञान प्रगति पर है। विज्ञान हमारी कई तरह की जिज्ञासाओं को शांत करने में अहम भूमिका निभाता है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे पुरानी सभ्यताओं की पहचान करने के लिए अध्ययन की जाने वाली अलग अलग विधियों के बारे में। इसमें विभिन्न मुद्रा, लिपियां, आकृतियां, भाषा, कला, शिल्प कला, धार्मिक प्रथा और उपकरणों के अध्ययन के साथ साथ पुरा विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुरा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य प्राचीन समय की मानव सभ्यताओं के अवशेषों को खोजना और उनकी समझबूझ करना होता है, जिसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पुरा विज्ञान के बहुत सारे फायदे होते हैं। पुरा विज्ञान से हमें ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे हम समय की सभ्यताओं के विकास और बदलाव को समझ सकते हैं। पुरा विज्ञान से हमें विभिन्न समय की कला, संस्कृति और धरोहर की प्रशंसा करने का भी मौका मिलता है। पुरा विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सभ्यताओं के इतिहास में योगदान का पता लगाने में मदद करता है, जिससे विश्व के सभी क्षेत्रों में साझा इतिहास और संस्कृति की समझ में हमें मदद मिलती है। पुरा विज्ञान न केवल ऐतिहासिक ज्ञान का स्रोत होता है, बल्कि हमारे पिछले, वर्तमान के और भविष्य की संस्कृति और समाज के विकास को समझने में भी मदद करता है। इस विज्ञान को और अधिक समझने के लिए हम जुड़ेंगे बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट एफ के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर श्रीनिवास बिकिना से। मेरा नाम है श्रीनिवास बिकिना। मैं इधर का रेडियोकार्बन आइसोटोप लैब का इंचार्ज हूँ। मैं अभी फ़िलहाल बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस में काम कर रहा हूँ और मैं रेडियोकार्बन समस्थानियों का उपयोग करके वो भौतिक प्रोसेस का धरती के ऊपर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको समझने की कोशिश करता हूँ एंड उसको सामाजिक तौर पे सामाजिक माध्यमों के तरह लोगों को पहुँचने की कोशिश करता हूँ दैट इसका क्या उपयोग हो सकता है। इसी के ऊपर मेरा अध्ययन चलता है। हमारा रेडियोकार्बन टेक्निक यूज़ करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और पुरातत्व शाखाओं का कोई भी खनिज, बोन और दांत की उपयोग से हमारे इंस्टीट्यूट में लेके जा सकते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमको कांटेक्ट करती है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम राजस्थान कांटेक्ट किए थे। हमको एक पुरातत्व वस्तु मिली थी उसकी आयु खोजने के लिए। तो रेडियोकार्बन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है एंड कई एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स करें। मैं खुद रिसर्च किया हूँ दैट
रेडियोकार्बन आइसोटोप यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं दैट इसका सोर्सेस, प्रारंभिक सोर्सेस क्या है। अगर फसल काट के उसको जलाने की वजह से पंजाब की प्रॉब्लम से दिल्ली एयर पोल्यूशन प्रदूषण करती है, और करती है तो कितना करती है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरे विदेश लोगों को बोलने की वजह से हम भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं खोजने से पहले। तो मैं ये आइसोटोपिक कंपोजिशन मेज़र करके हवा में मैं पता किया था दिल्ली की वायु प्रदूषण में पंजाब की फसल जलने का जो पोल्यूशन आता है उसकी मात्रा इतना अधिक नहीं है जैसे लोग बताते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है। हम कानपुर में भी स्टडी किए थे और इंडियन ओशन पे भी हवा करके किए थे। तो बहुत सारा ये पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के छोड़ के हमको बहुत सारा प्रोसेस स्टडी करने में बहुत अच्छा काम योगदान देती है। और मेडिकल रिसर्च में भी, फिलहाल फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी रेडियोकार्बन की बहुत एप्लीकेशंस होती है। हमारी धरती के ऊपर जो हवा है उसमें सूरज की किरण आके नाइट्रोजन एटम को संपर्क होने के बाद एक रेडियोकार्बन आइसोटोप प्रोड्यूस होती है। ये स्टेबल नहीं है तो इसका जीवित प्रमाण 5730 ईयर्स है। तो इस टाइम पीरियड की वजह से हम 10 लाइफ टाइम तक इसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो पिछले 50,000 साल में जो भी जीवित है और जीवित होने तक वो रेडियोकार्बन एक्सचेंज करती रहती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने के लिए वो CO2 अंदर लेती है। CO2 अंदर लेने की वजह से उसमें रेडियोकार्बन भी चले जाता है। जैसे वो प्लांट और पौधे और आदमी और जो जीवी मर जाती है उसका रेडियोकार्बन डिके होना शुरू हो जाती है। इसी हम उस रेडियोकार्बन लेवल को उस मरे हुआ पौधा और पेड़ और बोन और आदमी को ये आइसोटोप मेजर करके उसका जिस समय ये जीवित थी वो उस समय की कंडीशन कैसा है हम पता कर सकते हैं। ये एक मात्रा है और ये बहुत योगदान करती है। पिछली बार आपको उदाहरण दिया हूँ, पंजाब की फसल जलाने से बहुत सारा ब्लैक पार्टिकल्स हवा में आते हैं एंड वो मानसून कंडीशन की वजह से विंटर में वो दिल्ली एयर को बहुत ख़राब करते हैं। ये बहुत सारा लोग बोल चुका है एंड बहुत सारा माध्यम से लोग स्ट्राइक्स करने लगा, बच्चों आके बोलने लगा दैट पंजाब की फसल जलाने की वजह से हमारा बहुत सारा वायु पोल्यूशन हुआ। तो हम लोग ने 2011 में लगभग 150 सैंपल्स हमने एनालिसिस किया था रेडियोकार्बन के लिए। उस समय मैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा रेडियोकार्बन लैब में मैं ये टेक्निक सीख रहा था। तो मेरा प्रोजेक्ट ये था, ये प्राइम प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन फ्रॉम दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेजरमेंट, IIT मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे का एक संस्थान है, उधर हम कोलैबोरेट किए थे एंड हमारी साइंस को बहुत अप्रिशिएट करवाया गया था क्योंकि हमारा रिजल्ट ऐसा है दैट ये इधर उधर मॉडल करके एरर्स नहीं बताती, प्रिसाइजली बताएंगी ये सोर्सेस क्या है। तो दिल्ली में 150 सैंपल्स एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चला विंटर में मैक्सिमम 40% ओनली कम्स फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू, मतलब फसल जलाने के जो फूड पार्टिकल्स आते हैं उससे। बाकी 60% आपका लोकल व्हीकल से आता है विच गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल एंड वी हैव इम्प्रूव फ्रॉम 4G टू डायरेक्टली 6G। इसकी वजह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत कम है। वी आर इम्प्रूविंग डे टू डे। हम इंडिया में जो भी माध्यम मिला हमको साइंस में, अब बीरबल सानी के लैब है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा है, कहीं भी है, वी आर डूइंग टॉप लेवल साइंस। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हमको रिसोर्सेस जितना भी मिले उससे हम बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे हैं एंड AMS लैबोरेटरी में अगर हमको मौका मिला तो हम इधर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट नेशनल फैसिलिटी इज गोइंग टू सर्व द इंडिया। देखिए ये टेक्निक्स एस्टेब्लिश किया गया था वेस्टर्न में, जब होमी बाबा साहब ये सब लोग काम कर रहे थे उस समय न्यूक्लियर का बूम चल रहा था, तो हमारा इंडिया में भी शुरू किया गया था। हमारा इंडिया में रिलेटिवली अगर मैं नंबर बताऊं, आप यूरोप और वेस्ट मिला के 40 रेडियोकार्बन लैब्स हैं, इंडिया में 2-3 ही हैं, चाइना में 10 है। बट फिर भी हमारी साइंस इतना अच्छा है, वी आर ऑन द फ्रंट एंड वी आर इम्प्रूविंग एंड कम्पीटिंग विद अदर कंट्रीज। हम किसी के कम नहीं हैं। जो भी हम आज तक किए थे रेडियोकार्बन में वो आज तक कोई पब्लिश नहीं किया था। तो हमारी ये दिल्ली प्रॉब्लम एक है, उसी तरह हम कानपुर में भी किए थे। कानपुर में भी सेम चीज़ पता चला, दिल्ली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, कानपुर डिफरेंट एनवायरनमेंट, फिर भी ये आइसोटोप झूठ नहीं बोलती है, वेरी प्रिसाइज रिजल्ट। एंड इसकी वजह से हमको ये भी पता चला कुछ प्रोसेस ऐसा है जो ट्रैक करने में बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं दैट हिमालय के ऊपर भी हो सकता है,
लेकिन प्रोसेस कैसे होता है ये समझना ज़रूरी है। तो रेडियोकार्बन मेजर करके हम 2 तरह का जगह का, हिसार में एक जगह और मनोरा पीक एरिस लैबोरेटरी है, उधर भी दोनों जगह हम सैंपल्स कलेक्ट करके एक ही बार मेजर करके बताया कहाँ तक इफेक्ट पहुँच सकता है, कहाँ तक एयर में ये पोल्यूशन और प्रोसेस कैसे इफेक्ट करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहली बार किया है, कोई नहीं किया था। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, तो हम ये कोशिश किया था। हमारा कोलैबोरेटर स्वीडन प्रोफेसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेसर है एंड हमको बहुत अच्छा सिखाया गया है। एंड जैसे कि इंडिया में बहुत सारा प्रोफेसर्स के मैं सीख लिया हूँ एंड मेरा कोलैबोरेशन जापान से है एंड टॉप कंट्रीज हैज़ टॉट अस नाइस थिंग एंड वी आर आल्सो पेइंग इन रिटर्न, वी आर आल्सो एट द फोर फ्रंट। हम इतना अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमको सपोर्ट मिल रहा है एंड कोशिश करेंगे आगे भी हम ऐसे काम करें। मेरा नेचर दिल्ली का पेपर है, वो नेचर सस्टेनेबिलिटी में आया था, का इम्पैक्ट फैक्टर 27 विच मीन्स थोड़ा सा अच्छा है। सिमिलरली मैं बहुत सारा पेपर्स सभी इंटरनेशनल जर्नल में ही पब्लिश किया हूँ। मैं रेडियोकार्बन आइसोटोप यूज़ करके बहुत सारा प्रोसेस को स्टडी करता हूँ एनवायरमेंटल लेवल पे और जियोकेमिकल प्रोसेस पे, मतलब धरती के ऊपर जो भी प्रोसेस हो रहा है हवा में, हाउ ये हवा इधर से उधर जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके फ़ायदे उठा के हम क्या क्या समझ सकते हैं। ये समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हवा समुद्र के ऊपर जाने के बाद उधर का जीवियों को इफ़ेक्ट करती है। समुद्र को जीवियों को इफ़ेक्ट करने की वजह से फिशरीज़ का इफ़ेक्ट होता है, फिशरीज़ का इफ़ेक्ट होने से कोस्टल पॉपुलेशन प्रभावित होती है। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं दैट क्या क्या माइक्रो स्केल प्रोसेस को हम रेडियोकार्बन यूज़ करके ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैं डस्ट स्टॉर्म पे काम करता हूँ। डस्ट स्टॉर्म एक ऐसा प्रक्रिया है जब भी समर टाइम पे बहुत सारा गर्मी की वजह से बहुत सारा धूलिकण सरफेस से उड़ते हैं एंड वो आसमान में बहुत सारा एयर पोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। ये हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि हम मानसून से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जब भी मानसून होता है, बारिश होता है, ये हवा को क्लीन कर देती है। लेकिन मिडिल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज दे हैव मतलब उन लोगों को ये सीरियस प्रॉब्लम है। समुद्र के ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल आता है वो न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थों को लेके आती है और दुर्लभ धातुओं को भी लेके आती है। अगर ये गिरता है उसका इफेक्ट समुद्र के ऊपर अलग होता है और जब पोल्यूशन के दौरान ये डस्ट पार्टिकल्स आते हैं माध्यम से, पोल्यूशन और डस्ट पार्टिकल दोनों मिक्स करके आते हैं, उसका इफेक्ट अलग होता है। इसका इफेक्ट जाना ज़रूरी है क्योंकि हम पोल्यूशन के पहले स्थिति में क्या समुद्र में क्या विशेष योगदान और कौन सी प्रोसेस इफेक्ट करती है, कितना तक ये सभी साइकिल को, मछलियों को, सबको इफेक्ट करती है, इसको जानना जरूरी है क्योंकि बाद में हम मिक्स करके दोनों का इफेक्ट समझा सकते हैं। तो एक ये होता है कंट्रोल, एक होता है विदाउट कंट्रोल एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो हम इन दोनों को स्टडी करते हैं आइसोटोपिक माध्यम से। और इधर हमारा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में हमारा योगदान ये है दैट हमको रेडियोकार्बन लैब में बहुत सारा पुरातत्व शाख की आर्टिफैक्ट्स आते हैं, तो इसका आयु निर्धारित करके उसको सहायता करने में हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एंड इंडिया से हमारा लैब नेशनल फैसिलिटी है। इसका मतलब ये है कोई भी अगर व्यक्ति अपने पास जो है पुरातत्व वस्तु का आयु मापना चाहता है तो हम उसका मदद करने में कोशिश करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास बिकिना, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.